तो हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 18 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 में हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशंस एक आधी मैं आपको और करवाऊंगा और साथ ही हम लोग सॉलिड एंगल का कंसेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैलकुलेशन करने के लिए सॉलिड एंगल का क्या यूज़ है। ठीक है, गॉस लॉ अगर हमने लगाना है उसके लिए। और साथ में हम कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, क्या ना बोलते हैं, गॉस लॉ पे। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ मैं एक और आर्टिकल करवाता हूँ जो कि सिंपल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड spherical shell, चार्ज spherical shell। spherical shell वैसे ही है जैसे बॉल होती है अंदर से हॉलो, उसको कहते हैं spherical shell। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक spherical shell है। इस शेल के ऊपर कुछ चार्ज है क्यू। ठीक है जी, पूरा इसके ऊपर चार्ज है। अब इस चार्ज की वजह से अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना। ठीक है, अब ये आ गया इसका सेंटर ओ। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट है पी। एक इसके सरफेस पे निकालना है और एक ये पॉइंट है कोई बाहर, इसको क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, रेडियस जो है इस शेल का वो आर है। शेल का मतलब अंदर से पूरी खाली है। लास्ट टाइम हमने जो प्रॉब्लम की थी उसमें जो हमारे पास सॉलिड स्फेयर था वो अंदर से भी भरा हुआ था चार्ज से। ठीक है, चलिए दो एट पॉइंट क्यू पे देखते हैं क्या हो रहा है। पॉइंट क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट क्यू के ऊपर एक गॉसियन सरफेस लेट करना पड़ेगा। ये एक गॉसियन सरफेस हमने लेट कर लिया। ठीक है, और लेट करते हैं ये डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कितना है, स्मॉल आर। ये इसी गॉसियन सरफेस का छोटा सरफेस लेते हैं। उस सरफेस की डायरेक्शन यहाँ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहीं होगी, दोनों की। ठीक है, तो यूजिंग गॉस लॉ हमारे पास हम लिख सकते हैं ई डी एस। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल आएगा यहाँ पे और वो किसके बराबर आता है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो इंक्लोज चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस के इंक्लोज ये पूरा का पूरा चार्ज आ रहा है हमारे पास, और ई डॉट डी एस होता है, सॉरी। ठीक है, अब ई और डी एस के बीच में एंगल जो है वो ज़ीरो है क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और अगर देखा जाए इसके हर एक पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख लेते हैं, डी एस की इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई और कितना इसका सरफेस एरिया आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कौन से पॉइंट पे, ये पॉइंट आ गया आउटसाइड दिस स्फीयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी यही आया हमारे पास कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे वो इस तरीके से है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में। इस तरीके से आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला। चलो जी, उसके बाद एट दी सरफेस ऑफ द शेल। अगर शेल के सरफेस पे देखना है हमने, तो शेल के सरफेस पे भी हम एक यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे, बिल्कुल इसके सरफेस के थोड़ी सी जस्ट बाहर, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये आएगा ई डॉट डी एस और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारा का सारा चार्ज इसके भी अंदर ही आएगा। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बाहर, यहाँ पे आ गया सरफेस एरिया। ठीक है जी,
तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस ही आएगा जस्ट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया सरफेस पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर क्या है, इसका मतलब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है ना। इस और इस फॉर्मूले में दोनों में एक फ़र्क है, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है और जो किसी कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये सरफेस है इसलिए यहाँ पे कैपिटल आर लिखा हमने। चलिए जी, ये भी हो गया। अब तीसरा पार्ट, एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, शेल के अंदर किसी पॉइंट पे देखेंगे, अगर शेल के अंदर किसी पॉइंट पे देखेंगे तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस जो आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब अगर देखें इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर है, इसका मतलब ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एरिया एलिमेंट तो ज़ीरो है नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी शेल के अंदर, चार्ज शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, वो ज़ीरो होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से एक और चीज़ निकलती है, जब भी हम किसी कंडक्टर को, जो कंडक्टर ऑब्वियसली शेल तो है ही है, ठीक है, अंदर से खाली है, कंडक्टर का मतलब है कंडक्टर जो है पूरा का पूरा जो है वो भरा हुआ होता है अंदर से, पूरा सॉलिड। तो अगर हम इसको चार्ज दें तो वो चार्ज क्या करता है, सरफेस पे आ जाता है हमेशा। तो अगर उसकी बात करें और इसको देखें तो हम ये देखें कि ये दोनों के दोनों देखने में सेम ही है प्रॉब्लम, यहाँ भी सरफेस के ऊपर, यहाँ भी सरफेस के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर इज ज़ीरो। इसके बारे में आगे भी हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कैसे होता है, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो तो हमने कर ली। अब आगे एक कंसेप्ट बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़िएगा, जेई एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, रुको, पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ठीक है जी, एक क्यूब, क्यूब की साइड है एल, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, एक चार्ज है जो इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पे, वो सरफेस क्लोज्ड है। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडिड रीजन। शेडिड रीजन के बीच में से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। अब देखो, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, इसको अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी हो तो हम क्या करते हैं जी, हम ये फार्मूला लगाते हैं कि क्लोज है तो क्लोज लिख देता हूँ, तो हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी पड़ती है ओवर द क्यूब, जो कि बड़ा एक मुश्किल काम है, इजी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ को यूज़ करें तो ये प्रॉब्लम इजी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। कैसे, देखिए ये चार्ज इसके सेंटर में, सारे के सारे फेसिस इससे बराबर दूरी पर हैं,
ठीक है, तो डिस्टेंस का कोई लोचा नहीं, सारे के सारे फेसेस, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, सारे के सारे फेसेस पे का डिस्टेंस भी सेम है, उनका एरिया भी सेम है। तो हमें पता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, पूरे क्यूब को अगर हम देखें, होल क्यूब इज कितनी आएगी, क्यू इसके ऊपर चार्ज है, जो सेंटर में चार्ज है क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगी, किससे, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ से हमें ये पता चला गया। ठीक है, अब ये कितने फेसिस पे है ये फ्लक्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑल द फेसिस ऑफ द क्यूब शेयरिंग इक्वल फ्लक्स, बराबर फ्लक्स आ रही है। ठीक है, देयरफॉर टोटल फ्लक्स किसके बराबर आएगी, 6 इंटू फ्लक्स ऑन वन साइड। ठीक है, एक साइड में जो फ्लक्स है वो, तो इसका टोटल फ्लक्स कितनी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 फेसिस है तो 6 इंटू फ्लक्स ऑन वन साइड, तो फ्लक्स ऑन वन साइड, किसी एक साइड पे भी फ्लक्स निकालनी हो तो वो कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स ऑन वन साइड वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम अगर हमने स्केल लगा के करनी हो फार्मूला, तो ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इससे हमारे को गॉस लॉ देखा, आपने देखा कि इससे हमारे को इजी होगी प्रॉब्लम। ऐसे ही मैं एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ, और याद रखना यहाँ पे एक और फ़ायदा हमारे पास कि सिमिट्री है, अगर सिमिट्री नहीं हो फिर दिक्कत है। ठीक है जी, अगली प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक हमारे पास अगेन एक क्यूब है, इस क्यूब के एक कोने में यहाँ पर चार्ज है क्यू। ठीक है, कोने में है, याद रखना। और हमने क्या करना है, ये जो एरिया है इस पे फ्लक्स निकालना है। ठीक है, साइड ए आ गई इसकी। अब ये इस पिछली प्रॉब्लम में सिमिट्री थी क्योंकि सेंटर से सारे के सारे बराबर थे। अब यहाँ पर आप देखो, ये एरिया ये एरिया एरिया अलग दूरी पे हैं, ये एरिया इसके पैरेलल हैं, है ना। तो यहाँ पे दिक्कत है हमें, यहाँ पे हम इजीली लगा नहीं सकते, गॉस लॉ लगेगा ऑब्वियसली, ट्रू भी है, लेकिन यहाँ पे लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये एक क्यूब था, जो क्यूब था हमारा उसको मैं दोबारा बना देता हूँ। इस क्यूब का के यहाँ पर क्यू चार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ और क्यूब्स बनाता हूँ इसके अराउंड। ठीक है, इसके अराउंड और क्यूब्स बनाता हूँ, इधर को भी बनाता हूँ। ठीक है जी, कितने क्यूब्स बनेंगे जी, कितने क्यूब्स बनेंगे,
अगर आप ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब्स बनेंगे जी। ठीक है जी, 8 क्यूब बनेंगे। अब ये 8 क्यूब्स को अगर हम ध्यान से देखें तो इन आठों क्यूब, ये जो 8 क्यूब्स हैं ये मिला के एक बड़ा क्यूब बना रहे हैं, और इस बड़े क्यूब के ये सेंटर में, और हमने फ्लक्स किस पे निकालनी है, इस पे। अब बड़े क्यूब के सेंटर में है तो हम निकाल लेते हैं टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स ऑन वन फेस, एक फेस पे कितनी है, पिछली बार क्या था, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये 6 एप्सिलॉन नॉट किसके है, ये बड़े क्यूब की बात कर रहे हैं, बड़े क्यूब के एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, हमारा जो एरिया इस बड़े सरफेस का कितना 1/4 है, तो इसका मतलब फ्लक्स जो होगी ऑन द शेडेड पोर्शन वो क्या होगी, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट तो है, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये क्या बनेगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है जो आप ट्राई करिएगा खुद। ठीक है, इससे आसान है वो क्वेश्चन, उसमें मैं आपको बताता हूँ ऐसे करके। एनसीईआरटी क्वेश्चन उसमें ऐसा बता रखा है हमारे को कि ये एक ऐसे करके एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के यहाँ पे ऊपर 5 सेंटीमीटर पर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, तो इसके थ्रू फ्लक्स निकालनी है आपको, इस स्क्वायर के थ्रू। ठीक है, तो आप अपना दिमाग लगा के, गॉस लॉ लगा के, गॉसियन सरफेस अपनी मर्जी का कंसीडर करके ये प्रॉब्लम बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को गॉस लॉ लगाने में दिक्कत क्या आती है, अभी आएगी दिक्कत। ठीक है, ये तो था क्यूब, तो ठीक है क्यूब सिमेट्रिक था। अब मान लीजिए ऐसी अब आपके पास प्रॉब्लम, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक चार्ज है जो इस सर्कल से आर डिस्टेंस जो है दूरी पर। ठीक है, आपको बोलता है इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फ्लक्स निकालो। अब हमें दिक्कत हो जाएगी, ना तो ये क्यूब बन रहा है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ इसमें आ रही है कि जिसकी वजह से हम यहाँ सिमेट्री ढूंढ लें। ठीक है, तो ऐसे केस में फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल है। या तो देखो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके ई डॉट डी एस निकाल लें और वो हमारे को क्या दे देगा, फ्लक्स दे देगा। वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इतना मुश्किल भी नहीं है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, बड़ा ही तगड़ा। ठीक है, और वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है सॉलिड एंगल का, जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाएगी। इंटीग्रेशन 12th में है, लेकिन ये डबल इंटीग्रेशन है, करना थोड़ा मुश्किल है, कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कोई इजी मेथड। तो इजी मेथड में हम लोग कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल लगाते हैं यहाँ पे। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, एक तो होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कैसे बनता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट की पहली पोजीशन है, ये उसकी दूसरी पोजीशन है, ऐसे करके गया इस पोजीशन पे। तो इस फिक्स पॉइंट पे ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। मान लो ये आर्क है, डी एस बड़ी छोटी है, ये डिस्टेंस आर है, तो जो प्लेन एंगल है उसको क्या लिखते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। और अगर आपको आर्क की लेंथ देखनी है तो वो क्या होता है, आर डी थीटा, और एस इज इक्वल टू आर डी थीटा की इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, ऐसे करते थे। ये प्लेन एंगल है जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, और जो आंसर आएगा डी थीटा जो लेना है ये रेडियन में होता है। आपको पता है रेडियन इसका एसआई यूनिट है। ठीक है जी, रेडियन इसका एसआई यूनिट है। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोई सरफेस, कोई एरिया किसी पॉइंट के ऊपर
एंगल बनाता है, ये एरिया इस पॉइंट पे एंगल बनाता है, ये जो गोल एंगल होता है 3D एंगल, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है उसको लिखते हैं डी ओमेगा डी ए ओवर आर स्क्वायर। और डी ए क्या है? ये पैच का एरिया, इसका छोटा सा कोई पार्ट ले लिया हमने, ठीक है। और अगर हमारे को एरिया निकालना हो तो हम इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जैसे ऊपर इंटीग्रेशन की हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जो इंटीग्रेशन है वो किसी और हिसाब से होगी, है ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। अब सॉलिड एंगल, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं एक सरफेस यहाँ पे ले लूँ, एक सरफेस यहाँ पे ले लूँ, क्या इन सारे सरफेस का सॉलिड एंगल सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ये आ गया आपके पास R1, ये डिस्टेंस आ गया R2, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R3। तो सॉलिड एंगल सब में सेम होगा। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? डी ओमेगा को ऐसे लिख सकता हूँ, DA1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल टू DA2 अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू DA3 अपॉन R3 स्क्वायर, है ना। तो ये ऐसा कंसेप्ट लगा के आप लोग इक्वेट करके या कुछ करके हम ये कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये चीज़ लगा के हम इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। उससे पहले 2-4 फॉर्मूले हमारे को डिराइव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास तो सॉलिड एंगल भी नहीं है। हमारे पास सॉलिड एंगल भी कहाँ है? अगर मैं यहाँ पे बना भी दूँ तब भी हमारे पास सॉलिड एंगल नहीं है, ठीक। तो हमें थोड़ा और इसको इजी करना पड़ेगा कंसेप्ट को। चलिए, अब ये तो हो गया सॉलिड एंगल तब जब जो सरफेस है वो नॉर्मल है, ऐसे है पूरा प्लेन। ऐसा भी हो सकता है कई बार कि सरफेस ऐसा हो, अब देखिए सरफेस की डायरेक्शन इधर को है और जो सॉलिड एंगल है वो इधर, ठीक है जी। ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इस पी पॉइंट पे, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया है उसका हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता है? मान लो ये स्मॉल एरिया ds है, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका कॉम्पोनेंट आएगा ds cos थीटा। तो हमने ये कॉम्पोनेंट लेना होता है जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब इस केस में जो सॉलिड एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? DA cos थीटा। अच्छा एस लिया, चलो एस DA लिख लो ज़्यादा बेटर। DA cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर सरफेस टिल्टेड है तो ये लगा सकते हो, अगर टिल्टेड नहीं है ये पूरा इधर आएगा तो cos 0 बन जाएगा, cos 0 1 होता है तो DA अपॉन आर स्क्वायर आ गया जो हम पहले कर रहे थे, ठीक है जी। इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल तो ठीक है, अब इसमें लिखते हैं रिलेशन इन हाफ एंगल, रिलेशन in half angle of cone and solid angle at vertex। अब देखिए इसका क्या मतलब है, बड़ा इजी है ये। देखिए मैंने करना क्या है, अब हमने मान लीजिए ये आपके पास कोन है, ठीक है जी। ये आपके पास
कोन है, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं ये वाला जो एंगल बनाते हैं ना, इसको हम बोल रहे हैं हाफ एंगल ऑफ कोन, और हाफ एंगल ऑफ कोन को मैं लिख लेता हूँ फाई। ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है, जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसको मान लेता हूँ मैं कि वो है डी ओमेगा जो ओमेगा। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा पैच लेंगे, छोटा सा एनुलर रिंग जिसको कहते हैं वो कंसीडर करेंगे, ये रिंग। अब ये रिंग क्या करेगी, यहाँ पे एंगल बनाएगी। ठीक है, लेट करते हैं ये जो एंगल आ रहा है छोटा, इसको लिख लेते हैं हम डी थीटा। ठीक है, ये एंगल जो है कितना है, डी थीटा है। और ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है इसको थीटा मान लेते हैं। ये छोटा सा डी थीटा और ये वाला यहाँ से यहाँ तक थीटा। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो छोटा सा एनुलर रिंग है इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है वो क्या है। तो हम ये लेट करते हैं कि ये डिस्टेंस r है। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, r साइन थीटा। ठीक है, ये r साइन थीटा बन गया। तो अब एरिया ऑफ द एनुलर रिंग, एनुलर रिंग का एरिया क्या आएगा, उसको लिखते हैं डी ए। यहाँ से पूरा यहाँ तक वो आता है हमारे पास 2 पाई, आर की जगह आर साइन थीटा इसका रेडियस है। ठीक है जी, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, वही फार्मूला लगाएंगे। तो आर्क किसके बराबर होगी यहाँ से यहाँ तक, वो हो जाएगी आर डी थीटा। तो डी ए आपके पास मिल गया, वो मिल गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, पूरे एरिया आ जाएगा। तो पूरा एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से चले हम फाई तक, तो 0 से फाई, वो आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इसकी अगर इंटीग्रेशन करें तो साइन की क्या इंटीग्रेशन आती है, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से, 0 से। तो इसका मतलब एरिया कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कॉस फाई माइनस कॉस 0 1 होता है। माइनस को अंदर ले जाओ तो एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है जी, ये आ गया। अब सॉलिड एंगल बनाते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस फाई। इसका मतलब हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे को जो है, ये हमारे को सॉलिड एंगल और जो सेमी जो हाफ एंगल जिसको बोलते हैं कोन का, उसके बीच का रिलेशन मिल गया, जो कि बड़ा ही ज़्यादा हमारे लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम ये देखते हैं, ये अब हमारे लिए ईजी हो गया। पहला, सॉलिड एंगल एट द सेंटर ड्यू टू और हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर सॉलिड एंगल कितना बनाता है वो देख लेते हैं। ये मान लीजिए ये हेमिस्फेयर है आपका, ठीक है, ये हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस, ठीक है। अब यही है यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल इस सरफेस का,
कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 ज़ीरो होता है तो क्या हुआ 2 पाई। इसका मतलब एक हेमी सफ़ेयर जो है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 2 पाई। इसी तरह के सफ़ेयर लेंगे तो ये पूरा नीचे तक आएगा तो पाई, तो सफ़ेयर कितना एंगल बनाता है 4 पाई। ठीक है, तो सॉलिड एंगल मेड बाय अ सफ़ेयर एट इट्स सेंटर, वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। ठीक है, पूरा यहाँ से घूम के यहाँ नीचे तक आएगा तो 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस माइनस 1, तो कितना आ गया 4 पाई। स्टी रेडियन इसका यूनिट होता है, आपको पता है स्टी रेडियन इसका यूनिट होता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एवरी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो किसी भी शेप का, एनी शेप, मेक्स एंगल 4 पाई स्टी रेडियन। ठीक है, कोई भी क्लोज सरफेस है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है 4 पाई स्टी रेडियन एंगल ही बनाता है वो। ठीक है जी, ऐसे आप कोन की बात कर सकते हो, किसी की भी बात कर सकते हो, कोई भी क्लोज सरफेस है वो हमेशा कितना एंगल बनाता है सॉलिड एंगल 4 पाई का बनाता है इंटीरियर किसी पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, हर इंटीरियर पॉइंट, यहाँ पे लिख देते हैं रेडियन एट एवरी इंटीरियर पॉइंट। ठीक है जी, अब वापिस आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम। हमारे पास जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, ये एक सरफेस था, यहाँ पे एक चार्ज क्यू था, और हमने यहाँ पे इसके थ्रू जो है वो फ्लक्स निकालनी थी, जो कि या तो इंटीग्रेशन से ही हो पाता, लेकिन हम लोग करेंगे खुद अब इससे। ठीक है जी, अब हम ये लट करते हैं कि क्योंकि हर एक क्लोज सरफेस जो एंगल बनाता है, सिंस एवरी क्लोज्ड सरफेस मेक्स एंगल 4 पाई, 4 पाई सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कितना हो गया, पर यूनिट सॉलिड एंगल इज Q अपॉन 4 पाई, ओ सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो इतना ही हमारा फ्लक्स आएगी। इसका मतलब फाई ई किसके बराबर आ गया, फाई ई आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू सॉलिड एंगल। अब इसका मतलब क्या होगा, ये था हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, और जितने सॉलिड एंगल की निकालनी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब जब सफ़ेयर है तो सॉलिड एंगल 4 पाई 4 पाई 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और किसी भी मैट्रिकल फिगर के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है वो L है, लेंथ जो है वो L है, और ये जो इसका रेडियस है वो R है, तो ये एंगल अब निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स कितनी आएगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस पाई। ये अभी अभी हमने निकाला कि सॉलिड एंगल और उसके बीच का रिलेशन। ठीक है, ये लिख रखा है। ठीक है जी,
इसका मतलब ये है फाई ई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये 2 आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब यहाँ से कॉस फाई निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और कॉस फाई किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसी अगर हमारे पास कोई डायग्राम हो या सॉरी ऐसा कोई हमारे पास सिचुएशन हो, तो वहाँ पे हम इस तरीके से जो है वो सॉलिड एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा इजी है। ठीक है, कई के बाद जैसे आपको मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए सोल्यूशन न्यूमेरिकल क्या, देखिए मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, मैं थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये एक सिलेंडर था, ये इसका एक्सिस है। ठीक है जी, इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल है, इसका रेडियस जो है वो आर है, और इस सिलेंडर के सेंटर में एक चार्ज रखा है क्यू, सिलेंडर के सेंटर में एक चार्ज रखा है क्यू चार्ज रखा है। अब वो कह रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालो। अब देखिए ये क्लोज सरफेस है, तो कुछ फ्लक्स इधर भी होगी इधर भी होगी, इन दोनों के बीच में से फ्लक्स बराबर जाएगी और बची हुई फ्लक्स पास करेगी कर्व सरफेस। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी होल सिलेंडर, पूरे सिलेंडर में से वो कितनी आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ कहता है हमारे को, इजी है। लेकिन ये फ्लक्स किसके बराबर है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस और 2 इंटू फ्लक्स थ्रू जो हमारे सर्कुलर सरफेस, कर्व्ड सरफेस और सर्कुलर सरफेस। सर्कुलर सरफेस दो हैं, सर्कुलर सरफेस एक, सर्कुलर सरफेस दो, क्योंकि ये सेंटर है इसलिए दोनों के ऊपर बराबर ही फ्लक्स होगी, जितनी भी होगी वो हम नहीं पता, और प्लस इसकी सारी फ्लक्स होगी इसके बराबर, और किसके बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू कितनी आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सर्कुलर सरफेस ट्वाइस ऑफ, सॉरी। ठीक है, अब सर्कुलर सरफेस के बीच में से हमने निकालनी, ठीक है, फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे मिला दीजिए, ये लेंथ होगी l/2, ये होगी r, तो ये एंगल अगर हमारे को मिल जाएगा तो हम पिछला वाला कंसेप्ट लगाकर ये वाला कंसेप्ट लगाकर हम यहाँ पे इसकी फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा फाई ऑफ द कर्व्ड सरफेस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस ये आ जाएगा 2 और इसके साथ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट, सॉरी l/2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, पिछले आप देख सकते हो पिछले हमने पेज पे क्या किया था, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये बचा हमारे पास, ये 1 आएगा और ये -1, ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा
एल बाय 2, ये 2 हम यहाँ लिख देते हैं, एल डिवाइड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4। ठीक है जी, एल स्क्वायर बाय 4। ओके जी। तो इसी तरीके से हम बड़े सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, उसको भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे को बेसिकली एक, जिसको कहते हैं ना फ्रस्टम, हमारे को एक फ्रस्टम दिया। ठीक है, फ्रस्टम में क्या होता है, फ्रस्टम में सिलेंडर जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ये इस तरह का, इसको कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है, अब जो चार्ज है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस एल है और चार्ज मान लो सेंटर पे। इसका R2 रेडियस है, इसका R1 रेडियस है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस जो है L इज इक्वल टू ये 4√3। ठीक है, ठीक है, और जो R1 है वो है 3R2, नहीं R2/3। ठीक है, तो जो कर्व्ड सरफेस है, मान लो इसके थ्रू फ्लक्स है φ2 है, इसके थ्रू φ1 है, तो आपको निकालना है फाइंड φ2/φ1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस तरह के बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, अब तो अगर आपको कुछ समझ ना लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।